हे गाइस, वेलकम टू डेली शॉर्ट। सो जैसा कि आपने फर्स्ट रीडिंग हमने पढ़ी थी एनसीईआरटी के मेन कुछ पॉइंट्स निकाले थे, ये इसकी सेकंड रीडिंग है और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में और नए पॉइंट्स अच्छे से निकले और पूरा इसको जल्द से जल्द इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कोशिका की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही निकलता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में कोशिका की जो खोज करी थी और उन्होंने जो जिसके बारे में बताया था, मतलब उसने खोज किसके थ्रू की थी, तो इसमें कॉर्क के लिए करती है। अगर आपको पूछे कि भाई कॉर्क क्या है, तो कॉर्क एक वृक्ष की एक छाल है। ठीक है, यहाँ से ये कपड़ा निकलता है, यहाँ से ये मतलब मेन पॉइंट निकलता है, क्योंकि इससे पहले अपन ने फर्स्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, कॉर्क जो वृक्ष की छाल है, दूसरा 1665 याद रखना, रॉबर्ट हुक याद रखना और कोशिका अपने लेटिन भाषा याद रखना, छोटा कमरा याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल मतलब दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखा है। इस क्रियाकलाप को इतना डिटेल में तो पढ़ने का ठीक है, आप पढ़ो अपनी बुक से पढ़ लेना, मोटी मोटी यहाँ पर अब मत पढ़ना, मैं बता देती हूँ डायरेक्ट। इसमें पढ़ने लायक क्या है, इसमें प्याज से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है, जिसमें यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि सेफ्रामाइन जो है वो मतलब कि जो सेल है उसको कलर्ड करने के लिए काम में आता है, ताकि हम उनके जो पार्ट है उसको अच्छे से देख सकें। ठीक है, सेल के जो पार्ट है उसको अच्छे से देख सकें। अब आगे चलते यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा। यस, ये एक कोशिकीय जीव हमें याद रखना है। एक कोशिकीय जीव में अमीबा हो जाएगा, क्लेमिडोमोनास हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है जिसमें सारा काम एक कोशिका के द्वारा होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव क्या होता है जिसमें काम करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए स्पेशल अलग अलग कोशिकाएं होती है, जिसमें आपका फंजाई हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, तो बहुकोशिकीय के उदाहरण है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण तुम्हारे फंजाई दे रखा है, जिसको आप कॉग भी बोलते हो, पादप है, जंतु है। ठीक है, फिर आगे चलोगे तो ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देते हैं। 1665 में रॉबर्ट ने कोशिका की खोज करी थी और ल्यूवेन हॉक ने 1674 में जीवित कोशिकाओं को देखा था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। फिर पुडकिंजे ने 1839 में आपके जीवितरों के बारे में बताया था। फिर शिल्डेन ने 1838, स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। विर्चो 1855 में जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज की, जिससे आगे इसको अच्छे से रीड किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोशिका का और डिटेल एनालिसिस किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है जिसका हाँ इस तरीके से जवाब दे रखे हैं। फिर आगे चलेंगे तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, जो पॉइंट नहीं बताया मैं वही बताऊंगी। ठीक है, कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार की होती है, अपने कार्य के अकॉर्डिंग उनका अनुरूप होती है, कार्य के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जैसे कोशिका आपकी अमीबा दे रखा है यहाँ पे, और जैसे कुछ कोशिकाएं होती है जो अपना रूप बदल सकती है, जैसे अमीबा अपना रूप कोई सा भी मतलब कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और कुछ कोशिकाएं जो होती है जिनका आकार जो होता है विशिष्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर तंत्रिका कोशिका एक विशिष्ट कोशिका, उसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर जैसे अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कोशिकाओं के समूह को अपन उत्तक बोलते हैं। उत्तक आगे जाके कहीं ना कहीं अंग तंत्र इस तरीके से पूरा फॉर्मेशन होता है, तो इन सबका अपना अपना अलग कार्य होता है। जैसे यहाँ पर हार्ट का कार्य हार्ट को रुधिर को पंप करना, आमाशय का कार्य भोजन का पाचन करना, तो सबके अलग अलग अपने काम होते हैं। तो ये जो है वो क्या है, अंग है। ठीक है, वो कोशिकांग कहलाते हैं। फिर यहाँ आगे चलेंगे तो यहाँ पर सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ठीक है, चाहे कोई सी भी कोशिकाओं, चाहे उसका आकार शेप कैसा भी हो, लेकिन उन सब में कोशिकांग जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। इनसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उनका कार्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी और संरचनात्मक क्रियात्मक ये अपन समझते हैं। कोशिका में 3 गुण मेन होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रीय होती है, कोशिका द्रव होता है, ये अपन ने पढ़ ही रखा था। ठीक है, अब प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको बाहरी वातावरण से भीतरी वातावरण को पर्यावरण से अलग करती है। दूसरी बात ये कि ये पदार्थों को आने जाने के लिए गति प्रदान करती है, मतलब एक वर्णात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती है। और इसमें अगर अपन कोशिका की बात करें तो कोशिका में CO2 और O2 का जो आवागमन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपके विसरण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अगर अंदर की तरफ CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और तो बाहर की पर्यावरण और कोशिका के अंदर और बाहर जो CO2 और O2 का सांद्रता ऊपर नीचे होने के अकॉर्डिंग ये इसमें आवागमन होता है। ठीक है, कैसे होता है विसरण को बेसिकली अगर आप समझोगे तो क्या होता है, विसरण में क्या होता है कि पदार्थ जो ज़्यादा से कम की तरफ, जैसे अगर अपन कोई अगरबत्ती जलाए तो उसका अगरबत्ती का धुआं पूरा रूम में धीरे धीरे फैल जाता है, तो वो एक विसरण की घटना है। ठीक है, चाहे आप और भी कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, जैसे आप कोई पानी है, पानी में अगर आप कलर की कोई बूंद डालते हो तो पूरे पानी में फैल जाती है, और वो तब तक फैलती है जब तक पूर्ण रूप से उसमें अच्छे से मैश ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें विसरण का उदाहरण है। ठीक है, फिर जब आगे चलेंगे तो ये पूरा वही लिख रखा है कि किस तरीके से CO2 और O2, मतलब कि CO2 अगर अंदर जाता है तो कोशिका से बाहर आ जाएगी, और बाहर अंदर की तरफ जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो पर्यावरण से ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। ये सब विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे परासरण की बात भी देखिए। परासरण में बस फर्क ये हो जाता है कि विसरण में तो पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाती है, और परासरण में क्या होता है कि जल जो है वो आपके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है। और इसमें जल में इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जल का यही पूरी डेफिनेशन अच्छे से ये रही, जल का नेट विसरण एक विभिदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर जाता है। कहाँ जाता है, उच्च विलय सांद्रता की ओर जाता है। यहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा था, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर उच्च विलय सांद्रता की ओर जाता है। ठीक है, यदि हम किसी जो ये पूरा ये वही
अल्प परासारी विलयन, सम परासारी विलयन, अति परासारी विलयन मैंने आपको बताया था। अल्प परासारी विलयन में क्या होता है कि इसमें एग्जाम्पल उसमें क्या क्या था कि अगर तनु विलयन पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में अगर आप सेल को रखोगे तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो आपकी जो कोशिका होगी वो क्या होगी, पूरी क्या होगी, पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा है, अंदर की तरफ कम है, तो सारा पानी खींच लेगी, फूल जाएगी। सम परासारी में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगी। और अति परासारी में कोशिका क्या होगी कि बाहर की तरफ अगर नमक शक्कर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो अगर ज़्यादा है तो वो पानी को बाहर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, तो कोशिका आपकी सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोटी मोटी बात थी। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या आता है कि ये वही सारी बातें लिख रखी है। ठीक है, और ये यहाँ पर थोड़ा वो उसका अंडे का एग्जाम्पल दे रखा है कि अंडे को अगर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर उसकी छोल हटाकर फिर अगर आप रखते हो तो उसमें क्या फ़र्क दिखता है। तो अंडे को जब आप फिर पानी में रखते हो तो अंडा जो है वो अंडा जो इसमें परासरण के द्वारा पानी अंदर चला जाता है, लेकिन उसका कवच रहित अंडे को जब आप नमक में रखोगे तो अंडू क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, क्योंकि पानी की मात्रा बाहर कम है तो वो उसको खींचने लगेगा। ठीक है, एक कोशिकीय की बात करें, एक कोशिकीय यहाँ पर क्या दे रखा है कि हाँ, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जलीय पादप जो होते हैं वो जल ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, तो वो करते हैं परासरण द्वारा। ठीक है, और जो मूल जड़ों में जो जल का अवशेष होता है वो भी परासरण द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विसरण क्रिया और क्या करती है, विसरण क्रिया आपकी गैसों और जल का आदान प्रदान करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो पोषण ग्रहण में भी हेल्प करती है, पोषण ग्रहण में हेल्प करती है, तथा कोई चीज़ अनेक जो अणु होते हैं उनको अंदर और बाहर आने जाने में भी विसरण क्रिया हेल्प करती है। ठीक है, तथा परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या है कि जो प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, तथा इससे लचीलापन होता है, तथा इसमें एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है जो मोस्ट ऑफ अपन अमीबा में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है कि CO2 जैसे पदार्थ में मतलब आवागमन किसके थ्रू होता है, विसरण के थ्रू। प्लाज्मा झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? अच्छा, वो परासरण वो वर्णात्मक इसलिए क्योंकि वो जो चयनात्मक चीज़ों को अंदर आने जाने के लिए सबको लिए आने जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए उसको अपन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और इसमें परासरण द्वारा पानी ये रे जीवद्रव कुंचन, वही पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो जीवद्रव कुंचित हो जाएगा, सूट जीवद्रव कुंचन कहेंगे। और फिर यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये पहले बताता है कि आपका जो परासरण द्वारा जो जल अवशोषण की क्षमता है वो केवल जीवित कोशिका में होती है, मृत कोशिका में नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हाँ, जो आपके पौधे कवक बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम, मतलब कि स्पेशली जैसे आपके प्लांट्स हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरिया, इनको अगर आप अल्प परासारी दाबी विलयन में रखते हो ना, तो जनरली अपन कोशिका को अल्प परासारी विलयन में अगर अपन रखते हैं तो क्या होता है कि आपकी कोशिका जो है अल्प परासारी विलयन में रखते हो तो वो पिचक जाएगी। आई मीन मतलब वहाँ पे क्या होगा कि अल्प परासारी विलयन में रख रहे हो मतलब अंदर की, मतलब अल्प परासारी विलयन में रख रहे हो मतलब बाहर की तरफ क्या है आपका तनु विलयन है। तनु विलयन में पानी ज़्यादा है और कोशिका में पानी कम है, तो वो उसको खींच के फूल जाएगी, इतना फूलेगी कि एक टाइम के बाद फट जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिखा है पौधे कवक बैक्टीरिया को कम अल्प परासारी विलयन में रखने पर भी वो फटेगी नहीं, बिना फटे वो अपने आप को बनाए रखती है। ठीक है, जनरली वो नहीं फटती, ऐसे माध्यम में परासरण द्वारा पानी ले लेती है। ठीक है, वो किसके थ्रू पानी लेती है, परासरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है। ठीक है, कोशिका फूलने पर कोशिका भित्ति के ऊपर जो दबाव डलता है वो का वही दबाव समान रूप से वापस उसकी कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डलता है, इसलिए फूटती नहीं और वो एज इट इज़ फूल जाती है। ठीक है, बाकी जनरली आप कोशिकाओं को अल्प परासारी दाब विलयन में जब रखते हो तो वो इतनी फूल जाती है कि एक टाइम के बाद वो फूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र के बारे में अपन ने पहले से पढ़ ही लिया था, केंद्र के बारे में दोबारा क्या बताऊँ। यहाँ पर आयोडीन, सेफरीन, ये मेथिलीन ब्लू, ये सारे वो रंग करने के लिए डाले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गाल की यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट केंद्र के रेस्पेक्ट में बता रखा है कि गाल की कोशिकाओं को अगर आप निकालो, फिर मेथिलीन ब्लू डालो, उस पर कवर स्लिप लगाओ, ग्लिसरीन वगैरह डालो, तो जब आप उसको देखते हो कोशिका, तो उस कोशिका में गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार संरचना दिखती है, जो वो कहीं ना कहीं अपने को केंद्रक दिखता है। और केंद्रक दोहरा शेप का होता है तथा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्रों के अंदर केंद्रक वो कोशिका द्रव बाहर आ जा सकता है। ठीक है, केंद्रक फिर मैंने बताया क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं, तथा इसमें आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, तथा इसमें माता पिता में डीएनए माता पिता की जो भी डीएनए वो अणु संतति पीढ़ी में जाते हैं, तथा डीएनए जो होते हैं वो आपके डीएनए जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए में जो होते हैं कोशिका का निर्माण, इसमें आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए की जो क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए की अगर अपन बोलते हैं क्रियात्मक खंड किसको कहा जाता है, तो जीन को कहा जाता है। और इसमें जब तक कोशिका विभाजन नहीं होता तो डीएनए क्रोमेटिन के रूप में होते हैं, क्रोमेटिन के रूप में तथा एक जाल के रूप में वहाँ पिंड के रूप में पड़े होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि जब इसमें कोशिका विभाजन होता है तो वो सारे मिलकर संगठित हो जाते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है। ये भी कौन करता है, कहीं ना कहीं आपका केंद्रक इस चीज़ में हेल्प करेगा। ठीक है, और अस्पष्ट मतलब ये बता देता है कि भाई साहब अगर केंद्रक पूरा कंप्लीट हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं आपके कोशिका विभाजन भी परिपूर्ण हो गया है। ठीक है, और अस्पष्ट केंद्रक ऐसी कोशिका जिसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है तो उसको अपन
प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जो परिपक्वता वो यूकैरियोटिक में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन समझते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है। क्लोरोफिल किसके साथ होता है? आपकी झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक में आपका क्लोरोफिल प्लास्टिड के साथ होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद कोशिका द्रव, ये रहने दो, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, वायरस के उदाहरण स्पष्ट, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार देख, वायरस एक ऐसा मतलब कि अपन बोलते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपके कोई भी झिल्ली नहीं होती, कोई भी झिल्ली नहीं होती, और जब तक और झिल्ली नहीं होती तथा ये इसमें जीवित गुण नहीं होते। मतलब वायरस बाहर जब होगा उसको उसकी लाइफ मतलब उसको जीवित जीव के रूप में देखने के लिए उसको एक होस्ट चाहिए। ठीक है, वो बाहर की तरफ एकदम मृत समान होता है, और जब तक कि वह किसी सजीव के, और जब वो सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें उसकी कोशिकाओं का बहुगुणन होता है, तथा फिर वो जाके एक जीव के रूप में हमें दिखाई जीव के रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, सजीव के रूप में। और कोशिका अंग की बात करो तो ये सब हो गया। अंतःप्रतक जालिका अपन ने पहले भी बता दिया था मैंने कि रफ होती है, स्मूथ होती है। क्यों रफ? इसलिए क्योंकि राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटोराइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तथा इसमें ये जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके वसा और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, तथा इसमें ये और इसमें जीवात जनन, झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, इसलिए इसको जीवात जनन कहते हैं। और ये अपन ने पढ़ ही लिया था कि परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है आपकी। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? यकृत में जो कोशिकाओं में जो विष और दवा को निराविषीकरण कराने में हेल्प करती है। कैमिलो गोल्जी अपन जानते पढ़ लिया था अपन ने कैमिलो गोल्जी के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें संश्लेषित पदार्थ, ये हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? संश्लेषित पदार्थ जो होता है गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये दूसरा है कि पुट्टिका में पदार्थों का संचयन रूपांतरण बंद करना। ठीक है, इसमें गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। यहाँ पर लाइसोसोम में झिल्ली से गिरी हुई संरचना होती है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र होता है। ठीक है, ये वो अपन को पता ही, लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, उसके बारे में अपन सब जानते ही हैं। अब इधर अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली होती है, और यहाँ पे ध्यान से समझना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है, इसकी बाहरी झिल्ली तो होती है उसमें छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली जो होती है वो वल्लित होती है। तथा ये क्या करती है कि एटीपी बनाने में रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र में बड़ा मतलब यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होता है। ये एटीपी क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है, विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को करने में हमारी उसकी मतलब सहायता करती है। शरीर नए रासायनिक क्रियाओं को योगी बनाने के लिए यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसका खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रोटीन भी खुद के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड की अगर बात करें तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। प्लास्टिड केवल किस में होता है? पादप कोशिका में होता है, लेकिन इसमें जो लवक प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होगा, ग्लूकोप्लास्ट आपके श्वेत या रंगीन दोनों अपन को रंगहीन दोनों दिख सकते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तथा क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। ठीक है, तथा क्लोरोफिल में इसमें पीले व नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट एक प्राथमिक रूप में अंगक है, ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप में अंगक है तथा जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संश्लित रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भीतरी संरचना, प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। प्लास्टिड को अगर अपन बाह्य संरचना देखें, प्लास्टिड की बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, तथा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए इसका एक क्वेश्चन भी आगे आएगा जो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, रसधानियाँ जो होती है वो मतलब कि प्लांट्स में बड़ी बड़ी रसधानियाँ होती है और जंतु में छोटी छोटी रसधानियाँ होती है। अगर अपन बात करें कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी केंद्रीय रसधानी की माप जो होती है कोशिका आयतन से 50 से 90% होता है। ठीक है, इसमें रसधानियों में होता क्या, ये कोशिका द्रव भरा रहता है तथा जिसकी वजह से इसमें कठोरता फूली हुई रहती है, और बाकी इन रसधानियों में अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल ये इस तरीके से भरे हुए रहते हैं। और ये क्या करती है कि कुछ पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब एक तरह से कुछ रसधानियाँ अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। जैसे ये रहा, देखो क्या आप ऐसे दो अंग का नाम बता सकते हैं जो अपना अनुवांशिक पदार्थ रखते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एक प्लास्टिड हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में होता है, जंतु में होता है, जीव में होता है, प्लास्टिड आपका प्लांट्स में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ एग्जाम क्वेश्चन है जिसमें कोशिका कार्य करना बंद कर देगी, राइबोसोम, ये सारा एग्जाम्पल। और ये अपन ने लास्ट टाइम भी बता ही दिया था तो इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो 15 मिनट में करना था, ऑलमोस्ट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।